Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 3, Ruling the Countryside. Dear students, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 निकालेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें आज आप पढ़ोगे द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो कंपनी दीवान बन गई। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडियन कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडियन कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टन with a few Englishmen and Indians as witnesses. इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। बट इन द पेंटिंग अबव the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. तो क्या होता है, लेकिन ऊपर दिए गए जो चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो ये आप अपनी बुक में चित्र देख सकते हो। ये चित्र बना हुआ है आपकी बुक की पेज नंबर 26 पे। तो आप इस चित्र को देख सकते हो। तो ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे हम। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ administrating the land and organizing its revenue resources. अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। This had to be done in a way that would yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न्ड that it had to move
with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। हाउ वॉज दिस टू बी डन? ये काम कैसे हो? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. तो ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो इसके बाद रेवेन्यू ऑफ द कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपनी की आमदनी के बारे में। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collection in Bengal could finance the purchase of goods for export. तो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो पेज नंबर 26 और 27 से, उसको आप 2-3 बार रीड करोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।